बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। अगस्त की 2 तारीख और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने एक ऐसी खबर रखते हैं जो मज़े का खेज भी है और बेवकूफ़ी की इंतहा भी है। बेवकूफ़ी कह लें, पागलपन कह लें, जो भी कहना है उसकी इंतहा है। बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स ग्लास पाकिस्तान आए हुए थे और मकसद उनका था इमरान खान का इंटरव्यू, इमरान खान से मुलाकात करना और अदालत भी गए, वहाँ से अहकामात लेने की कोशिश भी की। इस तमाम प्रोसेस के अंदर उनको आलमोस्ट रियासत पाकिस्तान ने, आलमोस्ट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अगवा कर लिया और उसके बाद मुल्क बदर कर दिया। ये अगवा का मैंने आलमोस्ट का वर्ड यूज़ किया, बाकी सब कुछ किया गया है। तो इसके पीछे हवाल ये है कि चार्ल्स ग्लास जो है वो पहले भी इमरान खान के इंटरव्यूज़ और इंटरेक्ट करते रहे हैं। एक बहुत ही सीनियर और मोतबर सहाफ़ी हैं पूरी दुनिया में, और दुनिया के जो बड़े बड़े नशरियाती इदारे हैं या बड़े बड़े सहाफ़ती मरकज़ हैं उनमें वो सहाफ़त कर चुके हैं। पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए थे, मकसद उनका था इमरान खान से मुलाकात करना, उनका इंटरव्यू करना, ज़ाहिर है रिपोर्ट करना एक सहाफ़ी जैसे पूरी दुनिया में। और वो पहली दफ़ा नहीं, वो इमरान खान के बारे में पहले भी लिखते रहे हैं, उनकी सियासत के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, और मशरक़ वस्ता के ऊपर उनकी ख़ास नज़र है चार्ल्स ग्लास की। वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए थे और पाकिस्तान वीज़ा लेकर आए थे। कुछ कवानीन के ख़िलाफ़ वो नज़र नहीं आए। अडयाला जेल के बाहर उनका हाल ही में आपको एक इंटरव्यू भी याद होगा, इंटरेक्शन भी याद होगा, और उनका बयान भी इमरान खान जिस तरह की जेल काट रहे हैं उसके ऊपर भी। लेकिन जो हम आपको स्टोरी सुनाने जा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और इस टाइम पाकिस्तान के मीडिया में आ चुकी है। डॉन ने इसके यूपर आईजी इस्लामाबाद से रब्ता किया, लेकिन आईजी इस्लामाबाद ने डॉन को कोई जवाब दिया नहीं, उसके ऊपर बताया नहीं। अहवाल ये यूँ है कि इस्लामाबाद के एक एएसपी की, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, ज़ेर निगरानी या ज़ेर क़यादत एक बड़ी टीम, एक मारूफ सहाफ़ी गालिबन जाहिद हुसैन साहब के घर पर ठहरे हुए थे वो, या उस इलाके में ठहरे हुए थे। वहाँ पर जहाँ वो ठहरे हुए थे वहाँ पर पुलिस की एक बड़ी पार्टी जो है वो पहुँच गई और उन्होंने 1 घंटा तक सहाफ़ी के साथ आर्गूमेंट्स किए, उन्हें प्रेशराइज़ किया कि आप फौरी मुल्क छोड़ दें, आप को मुल्क छोड़ना होगा या हमें आपको गिरफ़्तार करना पड़ेगा। बहरहाल सहाफ़ी ने कहा कि अभी आप दोपहर के वक्त आए हैं, अमीन कोई दोपहर के 1-2 बजे, तो अब बताइए कि मैं किस तरीके से मुल्क छोड़ दूँ, इस टाइम मैं कौन सी फ़्लाइट ले सकता हूँ, कहाँ से ले सकता हूँ, तो मुझे वक्त चाहिए। तो पुलिस ने उनको बताया कि आपके बारे में जो हमारे पास ख़त है या डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि आपने 5 घंटे के अंदर अंदर मुल्क हर सूरत छोड़ना है। और उन्होंने कहा कि वो 5 घंटे के अंदर मुल्क मैं कैसे छोड़ूंगा, मुझे फ़्लाइट भी लेनी होगी। उन्होंने कहा उसकी आप फ़िक्र नहीं करें, हम सारा इंतज़ाम करके आए हैं, ख़रीदनी आपने है, बता हम देते हैं। और फ़्लाइट है यूएई से, आपको पता है कि यूएई की एयरलाइन, मेरा ख्याल इत्तेहाद एयरलाइन की फ़्लाइट थी, और उन्होंने कहा कि वो फ़्लाइट मौजूद है, 4 बजे गालबन या 4 बजे के इर्द गिर्द वो जाएगी, उस पर आप टिकट ले लें और आप यहाँ से चले जाएं। और उन्होंने कहा कि मेरा सामान यहाँ नहीं है, जहाँ पर आप आए हैं, जहाँ से आप मेरे से ये सारी कोशिश कर रहे हैं, मेरा सामान होटल पड़ा। उन्होंने कहा चले हम आपको साथ लेकर जाते। ये जो मैंने आलमोस्ट अगवा की बात की है, इसलिए किया है कि उनको वहाँ से ज़बरदस्ती होटल ले जाया गया, वहाँ से उनको सामान उनका लेकर लेने दिया गया और उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट ज़बरदस्ती ले जाया गया और वहाँ से मुल्क से निकाल दिया, मुल्क बदर कर दिया। और ये सब कुछ के पीछे एक ख़त भी है वजारत दाखिला का, और ये सब कुछ सामने आया। अच्छा, अब ये कर लिया। चार्ल्स ग्लास अगर पाकिस्तान में रहते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, इमरान खान का एक इंटरव्यू करते। अच्छा, वो इंटरव्यू जो होता वो पहले भी छप चुके हैं इंटरव्यू। चलें, ये इंटरव्यू की एक थोड़ी सी डिफरेंस ये होता कि ये मिल के इंटरव्यू कर लेते, या वो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर वो रिपोर्ट कर लेते। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या इमरान खान के पहले इंटरव्यू पब्लिश नहीं हुए, तो ये भी एक इंटरव्यू पब्लिश होता। इसी तरह से वो जो रिपोर्ट करते, क्या पूरी दुनिया के इदारे पहले पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं, आपको पता है, तो ये भी रिपोर्ट कर लेते। लेकिन अब जो किया है, जो हमाकत की है, जो बेवकूफ़ी की है, वो आप बताइए। अब वेस्टर्न जितने भी उनके कोलीग्स होंगे, इदारे होंगे जिनके साथ उन्होंने काम किया, जो उन्हें जानते होंगे,
अब इस सारे के ऊपर जो तबसरे होंगे, जो एक पाकिस्तान के बारे में इमेज, खैर अब इमेज की हमें फ़िक्र नहीं है, अगर होती तो हम यहाँ तक ना जाते, लेकिन जो जग हसाई मुल्क की पूरी दुनिया में होगी, जो आपने ये करके इससे आप अचीव क्या करेंगे मुझे समझ नहीं है। अब वो सहाफ़ी ज़ाती तौर पर और भी रिपोर्टिंग करेंगे जो आपने उनके साथ सलूक किया, अब वो देख गए आपका फाशिज़म अपनी आंखों के साथ। तो ऐसे कौन करता है? ये पता नहीं कौन इनको मशवरे देता है, कौन उनसे ये काम करवाता है। ये जिस भी पर्पज़ के लिए आपको मशवरा दिया गया है, इस सारे काम से तो उससे उलट हासिल होगा। अगर आपका पर्पज़ ये था कि चार्ल्स ग्लास जो है इस चीज़ पर ना लिखे, तो अब तो उसकी पर्सनल मोटिवेशन भी होगी। पर्सनल मोटिवेशन का मतलब है कि उसकी सहाफ़ती पर्सनल मोटिवेशन, प्रोफेशनल पर्सनल मोटिवेशन, क्योंकि वो फाशिज़म को फर्स्ट हैंड अब एक्सपीरियंस कर चुका। अब गलती की गुंजाइश उसके पास नहीं है। वो अब अपने आप से सवाल नहीं पूछेगा कि यार ये क्या मैं दुरुस्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, वाकई वहाँ फाशिज़म है कि नहीं, क्योंकि आपने उसका अमली मुज़ाहरा उसके सामने रख दिया है। तो एक तो ये खबर थी जो पहली आपके सामने रखनी थी, और बहुत ही मैं यही कहूँगा कि बहुत ही अफसोसनाक खबर तो है ही, लेकिन साथ बेवकूफ़ी पर हंसने की खबर है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो हम आपके सामने रखते हैं कि अरशद शरीफ शहीद अजखुद नोटिस जो है उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच बन गया है, 5 ऑनरेबल जजेस का बेंच बना है। और इससे पहले आपको पता है कि काजी साहब ने मुबैना तौर पर 2 सहाफ़ियों के कहने पर अचानक से एक बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बना दिया था, 3 रुकनी। हालांकि ये समात पहले ही 5 रुकनी बेंच कर चुका हुआ है, तो 5 रुकनी से कम तो ये समात हो नहीं सकती थी, तो उन्होंने 3 रुकनी बना दिया जस्टिस मंसूर अली शाह को कंट्रोवर्शियल करने के लिए। बहरहाल जब ये निशानदेही की गई कि ये तो 5 रुकनी बेंच पहले ही इसकी समात कर चुका है, 3 रुकनी कर नहीं सकता, मीन 5 या उससे ज़्यादा का बेंच करेगा, तो उस पर ये मामला दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को भेजा गया, क्योंकि पहले काजी साहब ने बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ये खुद ही बेंच बना डाला था। अब जब ये गया तो वहाँ पर काजी साहब ने बेंच बनाने की मुखालफत की। जी हाँ, वही काजी साहब जिन्होंने अभी 3 के सामने पेश किया था। मुनाफिकत की ऐसी आला मिसाल है कि काजी साहब ने बेंच बनाने की मुखालफत की, लेकिन क्योंकि वहाँ जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब हैं तो फिर बेंच बना, और अब बेंच बना है जस्टिस मंदोखेल साहब की सरबराही में, और इसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक भी हैं, इसके अंदर जस्टिस अतर मिर्ला भी हैं, इसके अंदर जस्टिस मज़र भी हैं, और ये 5 रुकनी बेंच है जो अब सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ शहीद का ये सारा वाक़या है, इसके ऊपर ये बेंच अब जो है वो समाअत करेगा। उम्मीद करते हैं ये मामला कहीं आगे चलेगा, क्योंकि अरशद शरीफ के बारे में आपको पता है कि जो कीनिया की कोर्ट है वो तो फैसला दे चुकी है। शर्मिंदगी हमारी अदालतों के लिए, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि 2 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ऐसी रिपोर्ट सामने रखी हुई है जिसमें सब कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है कि इसमें आईएसआई का रोल क्या था, इसमें बाकी एजेंसीज़ का रोल क्या था, अरशद शरीफ के साथ पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, जिसमें मुझे उठाया गया था जिस केस में, उसकी एफआईआर्स कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कैसे दर्ज हुई, कैसे अरशद शरीफ के ऊपर दुनिया तंग की गई, फिर दुबई में उसके साथ क्या किया गया, फिर कीनिया में क्या हुआ, कौन कौन उसके जो वहाँ पर महाफ़ज़ थे या उसके होस्ट थे, मेज़बान थे, उनके साथ राब्ते में था। कोई कसर उस रिपोर्ट के अंदर छोड़ी नहीं। वो रिपोर्ट तकरीबन आप ये कह लें कि 90% सच सामने रख देती है, कोई 10% शायद और अनर्थ होने वाला होगा। बाकी बाय एंड लार्ज वो रिपोर्ट जो है ना वो कंक्लूड करने के लिए काफ़ी है कि अरशद के साथ क्या हुआ। उम्मीद करते हैं ये बेंच उसे भी पब्लिक करेगा। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा की तकर्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज किया गया है। याद कीजिए जब ये तकर्री हुई थी तो मैंने भी इसके ऊपर तनकीद भी की थी, तारीफ़ भी की थी, दोनों बातें की थी, आपको याद होगा। तनकीद ये की थी कि वो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं, और तारीफ़ ये की थी कि वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आई हैं और इंडिपेंडेंट है, और वो खड़ी हो जाएंगी और तगड़ी हैं। अनप्रडिक्टेबल है, हो सकता है कि 2 महीने लगें, 6 लगें और 3 महीने लगें, ये मेरा तज्जिया था, और मैंने कहा था 3 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी हो गया था काम, और उन्होंने ट्रिब्यूनल के जजेस जो हैं वो चेंज करने से इनकार कर दिया था, ये याद कीजिए। अब हुकूमती साइड से नहीं, बल्कि हैरानकुन बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं, मीन जो हुकूमती धड़ा नहीं है, शफ़क़त चौहान साहब अच्छे वकील हैं और इंडिपेंडेंट धड़ा है। मेरा ख़्याल है कि अगर मैं गलत नहीं तो हामिद अली ख़ान साहब के ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। उन्होंने अब इनकी तकर्री जो है वो चैलेंज की है, और वजह ये कही है कि वो सीनियर नहीं है और वो सीनियरिटी के तकाज़ों को पूरा नहीं करती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी तकर्री जो है उसको चैलेंज कर दिया है
मैंने जैसे आपको बताया चौहान साहब ने। लेकिन ये कोई खुशाइंद बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती थी जस्टिस आलिया नीलम को। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आपस में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जस्टिस आलिया नीलम साहबा बन पाई हैं, काजी साहब और दूसरा जो सारा मामला था। लेकिन नून लीग भी नहीं चाहती थी असल में अंदर से। उनकी प्रेफरेंस भी थी कि वो किसी ना किसी सूरत दूसरे जजेस को सपोर्ट करें। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि नून लीग ने उनको वोट क्यों दे दिया, जो ज़ाहिर कमेटी होती है, जुडिशल कमेटी है। तो होता यह है कि जब आपको पता हो कि ये चीज़ इनएविटेबल है, ये होनी है, तो फिर कोई भी किसी भी नए बनने वाले चीफ जस्टिस के साथ मुखालफत नहीं चाहता और फिर चुप करके वोट देता है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि इन्होंने ही बनना है या काजी साहब सीधे हो गए, वो इन्हीं को बनाना चाहते हैं, या जो भी मामलात हैं, तो फिर आप वोट देकर अपनी जान भी छुड़वाते हैं। तो नून लीग ने वो काम किया था। अब जब चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस आलिया नीलम बेहतर काम कर रही हैं, उन्होंने झुकने से इनकार किया है, तो ऐसे मौके पर उनके खिलाफ रेफरेंस मेरे ख्याल में कोई बहुत अक्लमंदी की अलामत नहीं है। इस पर रीथिंक करना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नवासे की कॉन्वोकेशन थी। जी हाँ, उनके नवासे की बरतानिया में कॉन्वोकेशन थी। इन ख़ानदानों ने लूट मार के साथ साथ ये भी देखा है कि इनका जो पिछला वक्त था उसमें, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कपड़े शपड़े तो पढ़े लिखे पहनते हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं नहीं ज़्यादा। तो बातचीत करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि उतने पढ़े लिखे नहीं है जितना आपका इमेज उनके बारे में है। लेकिन कपड़े शपड़े वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पहनते, उतने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के प्रोफेसर्स नहीं पहनते होंगे उतने महंगे और उस तरह के कपड़े। और वो अब उन्होंने ये ख़ानदानों ने ये सीखा है कि आने वाले वक्त में हमने अपनी अगली नस्ल जो है वो बाहर से पढ़वानी है, ताकि फिर लूट मार के नित नए तरीके जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो नाफिज किए जा सकें। तो इस सिलसिले में उनके जो नवासे की कॉन्वोकेशन थी, ग्रेजुएशन थी। अमेरिका में इसे ग्रेजुएशन कहते हैं, बाकी दुनिया में अक्सर कॉन्वोकेशन कहते हैं। तो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और उसके लिए वो बरतानिया आना चाहते थे। उनकी बेगम भी आना चाहती थी, जाहिर है, और उनके बेटे भी आना चाहते थे। उनकी बेटी ने तो होना ही था, क्योंकि उन बेटी के बेटे की कॉन्वोकेशन थी। तो जनाब सारा टब्बर आपके खर्चे पर, ज़्यादातर लोग आपके खर्चे पर तशरीफ़ लेकर आए हैं बरतानिया में, और यहाँ पर वो आपके खर्चे के ऊपर ये कॉन्वोकेशन उन्होंने अटेंड की। अब आप कहेंगे वो कैसे? चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने सरकारी दौरा बनाया, और सरकारी दौरा यहाँ से ज़ाहिर अपने किसी कहने वाले को कह के यहाँ से कोई इनविटेशन गया होगा, और वो दौरा बनवाया। और दौरा बनवाने के बाद उन्होंने उसमें साथ अपने 2 बेटों को डाला जो MNA हैं, उन्हें भी सरकारी खर्चे के ऊपर यहाँ लेके आए। तो मामू बनाया कौम को मामूओं ने। तो बच्चे के जो मामू हैं वो दोनों आपके खर्चे पर आए, बच्चे के नाना भी। वो हमने तो मुहावरे सुने थे कि, लेकिन ये हो रहा है कि वो नाना जी की फातिहा हलवाई की दुकान, वो वाली बातें तो आपने सुनी थी। तो यहाँ पर नाना जी भी पहुँचे हैं और मामू भी पहुँचे हैं और आपके खर्चे पर पहुँचे हैं, और बच्चे की ग्रेजुएशन हुई है। और दूसरी तरफ हमारे राणा साहब जो हैं वो इस वक्त पेरिस में गंडोला राइड कर रहे हैं। वो हम आपके सामने पंजाबी में रखेंगे, क्योंकि राणा साहब का वीलॉग जो है वो पंजाबी में ही अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ आपको बताना ये है कि एक तरफ पब्लिक के साथ क्या हो रहा है और हुक्मरान तबका क्या कर रहा है, ये आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर ये है कि शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को कहा है कि मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी एक छोटा चीन बन जाए। तो वो चाइनीज सदर ने गौर से देखा कि ये छोटा चेतन क्या कह रहा है, छोटे चेतन की छोटी ख्वाहिश है क्या। तो छोटे चेतन ने यह कहा कि मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान छोटा सा तरक्की करता हुआ चीन बन जाए। तो अब ख्वाहिश छोटी तो होना कोई बुरी बात नहीं है, छोटी ख्वाहिश हो बड़ी हो, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। तो वो उन्होंने इनकी तरफ देखा, इनके कारनामे देखे, इनके लगाए हुए बिजली घर देखे। जाहिर है उसमें बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं और दूसरे लोग भी हैं। और फिर इनकी ख्वाहिश देखी कि चाइना की तरह तरक्की करे। तो उन्होंने फिर आगे से पूछा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल दिल में सोचते होंगे कि आपने चीन का नाम कहीं शरीफ ख़ानदान तो नहीं रखा हुआ। मतलब कि आप कहने का मतलब ये कि जो छोटा चाइना बनाना है, ये शरीफ ख़ानदान की एम्पायर बनाने का ख्याल होगा, कि पाकिस्तान के बारे में तो आपके कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं लगते। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट ने मालूमात लेनी इकट्ठी कर दी हैं, शुरू कर दी हैं, एंक्शस हो गए हैं, कंसर्न शो हो गए हैं, और वो मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं कि इमरान खान से क्या इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुलाकातें हुई हैं, अगर हुई हैं तो किस किस की हुई हैं,
किस सिलसिले में ये मुलाकातें हुई हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट ने काम शुरू कर दिया, ये नुसरत जावेद बता रहे हैं। अच्छा, अब ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये नुसरत जावेद साहब से मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। वो इसलिए करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बेचारा तो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जितनी औकात भी नहीं है, माजरत के साथ। ये शहबाज शरीफ साहब का जो ऑफिस है राइट नाउ, मैं किस दिन आपको एक कहानी सुनाऊंगा शहबाज शरीफ की कुर्सियों की, हाँ जी, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस ऑफिस की बेचारे की कितनी औकात है। तो इस सारे मामले के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या मालूमात इकट्ठी करेंगे। लाइक अगर साइयों को ये इतना भी पता चल गया कि ये हमारे लिए कोई मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, तो इस पर ही ऐसी ठुकाई होगी कि याद रखेंगे, तो ये वो जुर्रत नहीं कर सकते। हाँ, ये आपकी रिपोर्ट ठीक हो सकती है कि आपसे दूसरे सहाफ़ियों से उन्होंने बात की हो। कई दफ़ा सहाफ़ी जो है वो ज़ाहिर है ख़बर उसने जब देनी होती है अपना सोर्स भी थोड़ा प्रोटेक्ट करना होता है। नुसरत साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने अज़रा तफन्नन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो बारीकियाँ हैं सहाफ़त की उसको सामने रखते हुए उन्होंने ख़बर ऐसे रिपोर्ट किया है कि ये मालूमात इकट्ठे कर रहे हैं। मतलब कि इन्होंने सहाफ़ियों से गिला शिकवा किया होगा कि देखें जी अब वो उनसे मिलना शुरू हो गए हैं, तो अब ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो मेरा ख्याल इतनी की ये बेचारे कर सकते हैं, मतलब बद्दुआएँ शद्दुआएँ दे सकते हैं, बुरा महसूस कर सकते हैं। बाकी अगर आप इनके बारे में ये कहें कि ये जाकर किसी से कुछ पूछ लें या कोई मालूमात इकट्ठी कर लें, इन तिलों में वो तेल है नहीं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो हमारे जो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान पे 130 अरब डॉलर का कर्जा है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये इसहाक डार साहब ने आप सबको पैगाम दिया कि आपने परेशान नहीं होना। 130 अरब डॉलर का अगर कर्जा है भी, तो मुल्क के अंदर सक्कत भी बहुत है, बहुत सक्कत है पाकिस्तान की मईशत में। बिल्कुल जनाब, अभी तो लोग जो हैं वो फाकों से मरना शुरू हुए हैं और मारना शुरू हुए हैं। अभी तो बड़ी सक्कत है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के अंदर से आपने कितना और तेल निकालना है, बड़ी सक्कत है। ये इसहाक डार साहब का बयान है जी। आप यहाँ से हालात मज़ीद अंडरस्टैंड कर लीजिए कि इनका दिमाग किधर जा रहा है। अच्छा जी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि हुकूमत की जो धुलाई है ना, वो एक्स पर ज़्यादा नहीं होती, वो यूट्यूब और दूसरों पर ज़्यादा होती है। तो फिर उनसे मेरा ख्याल किसी ने पूछा नहीं, ये उनका अपना बयान है कि एक्स से ज़्यादा धुलाई हमारी यूट्यूब और दूसरी जगहों पर होती है। तो उनसे को पूछने वाला पूछे कि अगर धुलाई वहाँ ज़्यादा होती है तो फिर एक्स क्यों बंद कर रखा है। वो वजह ये कि यूट्यूब वगैरह बंद करेंगे तो फिर बाहर से ये कर्जे शर्जे नहीं मिलेंगे। अगर ये कर सकते होते तो पूरा सोशल मीडिया अभी तक ये बंद कर चुके होते, इनसे बईद नहीं थी। काफ़ी सारी और ख़बरें हैं। राणा सनाउल्लाह साहब पहुँचे हुए हैं जनाब, इस टाइम गंडोला राइड ले रहे हैं पेरिस में, वीडियो आई है सामने। लाहौर पानी में डूबा हुआ है और बहुत सारी खबरें उसके ऊपर आज का पंजाबी वीलॉग है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।